हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का रीजनल का पेपर मैंने आपको बता दिया था। अब हम इंडिया का पेपर डिस्कस करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में दो पेपर हैं, एक रीजनल का एक इंडिया का, और इसके अलावा आपके पास करने को प्रैक्टिकल है। तो ये तीन चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब जो नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो इसमें थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में आपका इंडिया आता है। इंडिया आप पहले 10th 12th में पढ़ चुके हैं, उसी का एलोब्रेशन है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपको। इसमें सेक्शन ए में आपको पढ़ना है साउथ इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ सदर्न एशिया। तो जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके संदर्भ में आपको इंडिया पढ़ना है। ये आप रीजनल में भी पढ़ेंगे तो आपको कॉमन टॉपिक है ये वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हाँ, भूगर्भिक जो भी स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका फिजियोग्राफिक डिविजन्स आ जाएंगे इंडिया के, जिसमें आपका डक्कन प्लेट्यू है, नदन प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, जो कोस्ट दोनों सदर्न कोस्ट पे जो प्लेन्स हैं वो आ जाएगा। तो इस तरह से करके आपके फिज़िकल डिविजन्स आ जाएंगे। फिर है क्लाइमेट, जलवायु इंडिया का अलग अलग है, मतलब सदर्न इंडिया का जलवायु थोड़ा अलग है, नदर्न इंडिया का अलग है। जलवायु में आपको मेनली मानसून पढ़ना है, एज अ होल हम सब देखेंगे लेकिन मानसून सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हम मानसून पढ़ेंगे। फिर है सीजन्स, उसमें वही आ गया आपके जो भी सीज़न है, गर्मी का, सर्दी का, स्प्रिंग का, जिसको बसंत कहते हैं, बहुत शॉर्ट रहता है बसंत तो, और आपका रेनी सीज़न तो है ही। तो इसके बाद है मैकेनिज़्म ऑफ इंडियन मॉनसून, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। क्लाइमेट आपको पढ़ना है, क्लाइमेट के बाद ये डिटेल में पढ़ना है मॉनसून। फिर है मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स आप फर्स्ट ईयर में, इफ़ यू रिमेंबर, हमने क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़े थे कोपेन के, थॉर्नवेट के, हाँ, वो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आ गया वेजिटेशन, जो इंडिया की वनस्पति है वो। देन है मेजर सॉइल एंड रीजन्स, तो मेनली जो सॉइल्स हैं वो आपको पढ़नी है। फिर आपका आ गया ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम में सब कुछ पढ़ना है। मेन रिवर पढ़नी है, ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है, जो भी इंडिया की मुख्य मुख्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, आप जो भी सरस्वती तो अब विलुप्त हो गई है, लेकिन नर्मदा, ताप्ती, सदर्न प्लेट्यू की अलग रिवर्स हैं। इसके अलावा आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी हैं। तो ये सारी मेन रिवर्स पढ़नी है। इसके बाद ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है। फिर है वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। वाटर रिसोर्सेज में आपको, देखिए, आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको तालाब से खेती मिलेगी, लेकिन अगर आप नदर्न इंडिया में जाएंगे तो कुओं से ज़्यादा है, नदियों से है कहीं पर और कहीं पर कुओं से। आप पंजाब जाएंगे आपको रिवर्स और कैनाल सिस्टम मिलेगा, हरियाणा में कैनाल सिस्टम मिलेगा। राजस्थान आएंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, जैसे जो गंगानगर वाला एरिया है वहाँ आपको कैनाल मिल रही है, कोटा बूंदी वाला एरिया है वहाँ थोड़ा कैनाल का है, क्योंकि चंबल से कैनाल निकाल के। लेकिन अगर हम और रीजन की बात करें तो वहाँ पर आपको कुएं मिलेंगे। तो जो खेती हो रही है वो किस से हो रही है, कौन से माध्यम से हो रही है, कुएं से हो रही है, तालाब से हो रही है, या नदी से हो रही है, नदी से कैनाल बना के हो रही है, ये चीज़ आपको पढ़नी है इंडिया के कंटेक्स्ट में। फिर आपका आ गया है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आपको हीराकुंड पढ़ना है, तो इंदिरा गांधी कैनाल भी पढ़ना है। जितने भी बड़े बड़े डैम्स हैं, चंबल पे जो बने हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, है ना, गांधी सागर, अगर आपने ये देखा हो तो ये जो डैम की साइड, जो बच्चे कोटा के हैं वो तो इजीली उन्होंने मेरे ख्याल से देखा होगा, लेकिन और जगह के बच्चों ने इतना नहीं देखा होगा। ये जो सबसे शुरू में प्रोजेक्ट्स का यहीं से शुरू किया था, गांधी सागर, जवाहर सागर, चंबल से जो प्रोजेक्ट्स, ये राजस्थान के कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। हालांकि हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, हीराकुंड भी पढ़ना है, तो आपको भाखड़ा नांगल भी पढ़ना है,
आपको इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम पढ़ना है, जो कि काफ़ी बड़ा कैनाल सिस्टम है, काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा इस पर खर्च भी हुआ है और इसकी डिटेल पढ़नी है। और नॉर्मली हर साल इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम पे क्वेश्चन आता ही है। आप इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम राजस्थान में मैंने खुद ने आपको पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, तो वो तो आपको इतना इजी लगेगा, इतना मुश्किल नहीं आएगी। बाकी कैनाल सिस्टम भी आपको सारे पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट आपको फॉरेस्ट पढ़ना है, वन के उपयोग, है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, राजस्थान के कंटेक्स में किया, अब हमें इंडिया के कंटेक्स में करना है। फिर है मिनरल्स, जो खनिज संसाधन है। आप देखिए कोई स्टेट खनिज में बहुत धनी होता है और एकदम से उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। अगर मिनरल्स नहीं है तो वो स्टेट, क्योंकि स्टेट की इकोनॉमी रन करने के लिए कुछ तो चाहिए, या तो टूरिज़्म होना चाहिए, या खनिज होने चाहिए, या पानी होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ हो जो स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट कर दे, या एग्रीकल्चर बहुत रिच हो पंजाब की तरह। कोई भी स्टेट रिच कब होगा, जब कोई स्पेसिफिक, और जो जिन स्टेट्स में मिनरल्स ज़्यादा हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, वो स्टेट ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा कि उनकी अर्थव्यवस्था इम्प्रूव्ड होती है। लेकिन कई स्टेट में मिनरल्स निकल रहे हैं, लेकिन वो सारे मिनरल्स जो हैं उनको निकालने का माइनिंग डिपार्टमेंट, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तब फिर वो आपके स्टेट के पास वो इकोनॉमी नहीं रही। तो ये इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं। आप इंडियन इकोनॉमी में जो आपका पेपर है वो उसमें पढ़ेंगे, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें तो केवल मिनरल्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं। फिर है पावर रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस में क्या है, जल विद्युत है, फिर थर्मल से भी बन रही है ना, ताप विद्युत जिसे कहते हैं, गैस से भी बन रही है। अंता में हमारे राजस्थान में लगा हुआ है गैस का प्लांट, है ना, वो तो जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, चाहे माध्यम कोई भी हो। ये आपका विंड भी हो सकता है, सोलर भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, जियो थर्मल हो सकता है, आपका टाइडल हो सकता है ना, ये सारे पावर रिसोर्सेस। फिर है उनकी यूटिलिटी, पॉलिसी, कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजीज। हमें कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दो कैटेगरीज देखते हैं हम, है ना। कन्वेंशनल में ऐसे हैं जो रिसोर्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और नॉन कन्वेंशनल में ऐसे हैं जो सतत चलते रहते हैं, रिपीट रीयूजेबल रिसोर्सेज हैं, उस तरह के रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब सेक्शन बी में आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर। उसमें आपकी मेजर क्रॉप्स आएंगी, क्रॉप का चेंजिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर ग्रोथ ड्यूरिंग प्लान पीरियड, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। हरित क्रांति तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हालांकि पंजाब हरियाणा में तो बहुत बूस्ट लेकर के आई, लेकिन इंडिया में भी सभी स्टेट्स के में इम्प्रूवमेंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो वो आपको पढ़ना है। फिर आपका आएगा लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज, है ना, उसमें कितनी गायें हैं, भैंस, इन सब का लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ये आपने लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज राजस्थान के कंटेक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अब हमें इंडिया के कंटेक्स में पढ़ना है। अब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट, है ना, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, रेफरेंस टू आयरन एंड स्टील। कौन कौन सी लोकलाइजेशन पढ़ना है इंडस्ट्रीज़ का, एक तो आयरन एंड स्टील, लोहा एवं इस्पात उद्योग, फिर आपका आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, फिर सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, है ना, फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स, औद्योगिक प्रदेश, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। जनसंख्या वृद्धि, उसका मतलब जनसंख्या का वितरण और उसका जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की क्या क्या ट्रेंड्स हैं। अब देखिए, आप अर्बनाइजेशन की कई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर पॉजिटिव देखेंगे तो नेचुरली थोड़ी सी लाइफ इजी होती है सिटीज़ में, आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है नॉर्मली, जो आपको गांव में नहीं होती। आजकल तो गांव में, कई गांव तो इतने पिछड़े हुए हैं कि वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है, जो इंटीरियर के गांव है। आज भी वहाँ पर ऐसा है कि 5 किलो गेहूँ दे करके 2 किलो प्याज ले लिया, इस तरह का भी इतना पिछड़ा हुआ भी है। लेकिन सिटीज़ में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, सारी आप, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन में आपको सारा पढ़ना है। कई सिटीज़ तो मेगा सिटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, और आपका कैलकाटा हो गया। कई आपके उससे थोड़े से
छोटी कैटेगरी के हो गए, जिसमें इंदौर, जयपुर इस तरह के टाउन्स आ जाएंगे, है ना। और फिर थोड़े और छोटे हो जाएंगे, जहाँ सिटीज़ में भी एक तो म्यूनिसिपैलिटी होती है, एक आपका होता है, जैसे यहाँ पे जेडीए है जयपुर में, तो अलग अलग अथॉरिटीज़ उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। तो सिटीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हम जान रहे हैं कि सिटीज़ पे माइग्रेशन की वजह से दबाव बहुत बढ़ गया है। तो सिटीज़ हर सिटी प्लान नहीं है। इट्स नॉट अ चंडीगढ़ जो कि प्लान सिटी हो। हर सिटी, जयपुर फिर भी ठीक है, थोड़ा आपको प्लानिंग से। अब स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं, हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई है कि इनको ब्यूटीफाई करा जाए, सिस्टमेटिक किया जाए। जो पहले बन गए थे उनको, जैसे कि सीवेज लाइन नहीं थी प्रॉपर, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जैसे बारिश का पानी ड्रेन आउट होने का जो सिस्टम है वो नहीं था। तो वो सारा अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन में आपने स्लम एरिया, ये इसका ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। धारावी आप देख लीजिए, आप 10 मिनट खड़े होने की स्थिति में नहीं रहेंगे, लेकिन लोग वहाँ रहते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो अर्बनाइजेशन की जो भी ट्रेंड्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा अब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सबसे पहला है रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्या है रीजनल डिस्पैरिटीज़? देखिए, रीजनल डिस्पैरिटीज़ यानी कि आर्थिक डिफरेंसेस, असमानता, आर्थिक रूप से जो असमानता है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, उसमें क्या है, एक एरिया बहुत डेवलप कर जाता है। यानी आपको एक एरिया तो ऐसा लगेगा कि मेगा सिटी है, लेकिन उसका फ्रिंज एरिया जो है, आउटर में जो गांव पड़ रहा है, वो एकदम देहात, एकदम पिछड़ा हुआ रूरल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पनप रहा है तो उसका हर क्षेत्र थोड़ा थोड़ा तो डेवलप हो। चलो, आपका सिटी, मेन सिटी जितना मेगा तो नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा तो डेवलप्ड हो। इसी तरह से कोई स्टेट है, वो डेवलप कर रहा है, तो स्टेट में ऐसा नहीं हो कि कुछ ज़िले तो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ, और कुछ ज़िले एकदम से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएं। तो इस तरह की रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, हर जगह देखने को मिलती है। स्टेट में भी देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो उसमें भी देखने को मिलती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए होता है आपका प्लानिंग एंड इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो वो चीज़ हमें देखनी है। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया, ये हमें पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है मल्टी लेवल प्लानिंग, हर स्तर पे प्लानिंग। जैसे आपका पंचायती राज आया तो उसके बाद हर स्तर पर लेवल, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। पंचायती राज जो है वो तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात करने के लिए हो गई, लेकिन इसका पर्पस डेवलपमेंट ही था। जैसे आपका गांव में भी उतना ही डेवलपमेंट आ जाए। जैसे कई गांव थे पंचायती राज से पहले, तो वहाँ पानी रेयर था राजस्थान में। मैं राजस्थान के कंटेक्स्ट में इसलिए बात कर रही हूँ कि आप राजस्थान से हैं, तो आपको एग्जाम्पल समझने में ईजी रहेगा। तो वहाँ पानी ही नहीं था। अच्छा, पीने का पानी नहीं, कुएं में खारा पानी, बारिश का पानी बड़ी मुश्किल से। कहीं डेवलप थोड़ा ठीक है तो वहाँ तो जोहड़, टाँके, तालाब वो सब बना करके कर लिया। जो डेवलप नहीं है वहाँ तो ऐसे ही भरा हुआ, कहीं गंदा संदा पानी है तो उससे कर रहे हैं। बहुत गर्मियों में माइग्रेट करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था वो स्थान, वहाँ रह नहीं सकते थे, इस तरह की स्थिति थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि डिस्पैरिटीज़ का ही पार्ट है ये। और इसमें डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे इसको प्लानिंग के थ्रू इकोनॉमिक रीजन्स जो इंडिया के हैं वो हम पढ़ेंगे। और अब हम जो मल्टी लेवल प्लानिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो पढ़ेंगे। फिर उनका पर्पस ऑफ लिंकिंग। अब नेक्स्ट है रिवर लिंकिंग एंड इट्स पर्पस। हम सब जानते हैं कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो वाजपेयी जी के टाइम आई थी, और उसकी काफ़ी चर्चा रही। बीच में ये बंद सी हो गई, यानी गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर हो गया। अब वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट नदियों को जोड़ रही है। अभी आपने पिछले से पिछला कुंभ, इस बार वाला कुंभ तो आपका हरिद्वार में लगा था, उससे पिछला वाला कुंभ जो लगा था वो आपका उज्जैन में लगा था। उस कुंभ में आपने देखा होगा कि शिप्रा में पानी नहीं था, सारा बड़े बड़े पाइप्स डाल करके नर्मदा में ट्रांसफ़र किया और लिंक कर दिया है, शिप्रा और नर्मदा को लिंक कर दिया। इसी तरह से
जिन नदियों में बहुत पानी है उन नदियों से, जिन नदियों में कम पानी है वहाँ से लिंकेज का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि लिंक हो जाए तो प्रॉपर पानी अवेलेबल हो जाए। डिपेंड्स कि लिंकेज पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के पास पैसे पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की योजना पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो हम ये पढ़ेंगे रिवर लिंकिंग, है ना, इस वाली के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर है एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन इंडिया। हिंदुस्तान में कौन कौन से पर्यावरण के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पर्यावरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बनाए रखना, आपकी हरितिमा को एज इट इज़ बनाए रखना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कंक्रीट जंगल बढ़ रहा है, पर्यावरण को मैनेज करके रखना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि व्हीकल्स बहुत बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, कंक्रीट जंगल बढ़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण को बनाए रखना, तो वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है इसके अंतर्गत। फिर आपका आ गया है ट्रांसपोर्ट, है ना। ट्रांसपोर्ट में आपको यातायात पढ़ना है, जो भी मोड्स हैं, ये हवाई भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है और रोड भी हो सकता है। फिर है आपका रेल, रोड, एयर, वाटरवेज, है ना, फॉरेन ट्रेड, है ना, विदेशी व्यापार इंडिया का किस किस कंट्री से हो रहा है वो चीज़, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। इसमें विदेशी व्यापार में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ये तो आपका हो गया सिलेबस। ये है आपका पेपर 2। पेपर 1 तो रीजनल है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ रीजनल का। आप अच्छी बुक्स ले लीजिए, मामोरिया ले लीजिए, माजिद हुसैन ले लीजिए, आप एनी बुक्स, रीजनल में काफ़ी बुक्स आ रही है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपका वसुंधरा पब्लिकेशन की चौहान की बुक आ रही है। इसके अलावा आपकी इंडिया में मामोरिया भी लेकर के आ गए हैं। इंडिया में आपका गोपाल सिंह की अगर आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाती है, हालांकि इसका हिंदी ग्रंथ अकादमी दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है, कि इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छी है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तो गोपाल सिंह ही खरीदनी चाहिए, नो अदर बुक आई विल रेकमेंड, क्योंकि IAS अगर देना है, RS देना है तो गोपाल सिंह से बेटर, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज है उसकी और फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। लेकिन इसके अलावा आपकी बुक्स में आप इंडिया के में कई सारी बुक्स हैं। अलका गौतम की बुक है, वो भी इंडिया में आपको मिल जाएगी। तो कई सारी बुक्स हैं, आपको जो भी अपना मेंटल लेवल लगे उसके अकॉर्डिंग आप बुक खरीद लीजिए। और अगर आपके पास 10th-12th की बुक है इंडिया की, जो इंडिया में 12th में आई थिंक इंडिया का एक पेपर, उसको सबसे पहले निकाल लीजिए अगर आपको लगता है कि वॉश आउट हो गई है मेमोरी, तो क्योंकि उससे वो छोटी सी टेक्स्ट, वो डाइजेस्ट जो है मुश्किल से 100 पेज वाली, उसको निकालने के बाद आपको एकदम इजीली सब चीज़ हो जाएगा। और अगर आप कोई भी किताब खरीद लीजिए और मेरे ऑनलाइन वीडियोस आप देखेंगे और मेरा PDF देखेंगे, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। अभी कोरोना गया नहीं है, आप बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहिए। बाहर निकलें तो डबल मास्क से निकलें या फिर N95 लगा के निकले। जस्ट बी केयरफुल। आने वाले 100 डेज़ आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहिए ऑनलाइन वीडियोस और अपनी तैयारी पूरी रखिए। हम आपको घर पर ही अभी ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू अवेलेबल करा रहे हैं जब तक कि क्लासेस वापस से रीओपन नहीं हो जाए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।